तो कल हम लोगों ने देखा हुआ था ई दृष्टि वार्षिक जो मैगज़ीन है उसका पार्ट 1 9 नंबर पेज तक हम लोगों ने देखा हुआ था। 10 नंबर पेज से आज हम लोग चीज़ों को देख रहे होंगे। इस साल के पद्म पुरस्कार अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और ओवरऑल 7 लोगों को आपको पद्म विभूषण मिला है। शिंजो आबे साहिब को मिला हुआ है, राइट, ये लोक मामलों के लिए जापान से आते हैं। बाल सुब्रमण्यम साहिब को तमिलनाडु से मिला हुआ है कला के क्षेत्र में। मोनप्पा हेगड़े साहिब को मिला हुआ है मेडिसिन के क्षेत्र में, कर्नाटका से आते हैं। नरेंद्र सिंह कपानी जो कि भारतीय नहीं हैं, इस पे ध्यान देंगे कि यूएसए के हैं, राइट, और विज्ञान और अभियांत्रिकी के लिए इनको मिला हुआ है। इसके अगले में देखेंगे तो मौलाना वहीदुल्ला खान को मिला हुआ है आध्यात्मिकता के क्षेत्र में। बीबी लाल को मिला हुआ है आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में और सुदर्शन साहू को मिला हुआ है आपको कला के क्षेत्र में। पद्म विभूषण टोटल 7 लोगों को मिला हुआ है और सबसे प्रेस्टीजियस इनको माना जाता है भारत रत्न पुरस्कारों के बाद। पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्म श्री। पद्म भूषण की बात की जाए तो कितने लोगों को एग्जैक्टली मिला हुआ है, तो 10 लोगों को मिला हुआ है। इसमें से भी किसका नाम आपको जानना चाहिए, तो सुमित्रा महाजन का नाम जानना चाहिए। लोक मामलों के लिए मध्य प्रदेश से ये आती हैं और दूसरी महिला ये लोकसभा की स्पीकर हैं, राइट। पहली मीरा कुमार थी और दूसरी आपको कौन है, तो सुमित्रा महाजन हैं। दूसरा नृपेंद्र मिश्रा का नाम जानिए जिनको कि लोक सेवा के लिए मिला हुआ है, उत्तर प्रदेश से आते हैं, सिविल सर्वेंट हैं। तीसरा रामविलास पासवान का नाम जानिए, इनको मरणोपरांत मिला हुआ है और ये बहुत सारे इस्पात से लेकर के खाद्य प्रसंस्करण बहुत सारे मिनिस्ट्री से जुड़े हुए थे। कल्बे सादिक का नाम जानिए बिकॉज ये उत्तर प्रदेश से आते हैं, राइट, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में इनको मिला हुआ है। और केशुभाई पटेल का नाम भी जानिए जिनको कि लोक मामलों के लिए ये मोदी साहिब के पहले वहाँ के मुख्यमंत्री वगैरह रहे हुए थे। इसके अतिरिक्त जैसा कि आप देख सकते हैं कि 102 लोगों को आपको मिला हुआ है पद्म श्री, तो 102 नाम तो आप नहीं याद रख सकते हैं। हाउएवर अपकमिंग पीसीएस एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कम आप उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, बिहार का आपको पता होना चाहिए। पहला जानिए आप कि जगदीश चौधरी को मिला हुआ है, राइट, मरणोपरांत, और इनको काशी का डोम राजा भी बोला जाता है। ये वहाँ के डोम राजा थे और 2019 का जो इलेक्शन है उसमें नरेंद्र भाई मोदी के प्रस्तावक भी यही बने थे। अभी अगला डोम राजा इनके बेटे ओम हरिनारायण को बनाया गया है। दूसरा दुलारी देवी का नाम आपको जानना चाहिए, ये बिहार से आती हैं और बिहार में भी ये मधुबनी पेंटिंग को रिप्रेजेंट करती हैं या उसकी कलाकार हैं। लाखा खान का नाम जानिए, राइट, लाखा खान क्या करते हैं, तो ये राजस्थान से आते हैं कला के क्षेत्र में और एग्जैक्टली क्या करते हैं, तो ये सिंधी आपको सारंगी बजाते हैं या इसी को ऐसे बोला जा सकता है कि ये संगीत के क्षेत्र से संबंधित हैं। श्याम सुंदर पालीवाल काफ़ी चर्चा में रहे हुए हैं, राजस्थान से आते हैं, इनका नाम जरूर याद रखेंगे। इन्होंने अपनी बेटी किरण के नाम पर किरण निधि योजना आरंभ की। ये सरपंच हैं और बेटियों को बचाने को लेकर के, दैट मीन्स जेंडर इक्वलिटी और वन्य जीव संरक्षण को लेकर के इन्होंने बहुत अच्छे काम कर रखे हैं। 27 तारीख को हो सकता है राजस्थान पीसीएस में पूछ दें, जैसे यहाँ तो सामाजिक कार्य लिखा हुआ है तो एग्जैक्ट कौन सा सामाजिक कार्य ये करते हैं, तो ये आपको बेटियों को बचाने को लेकर के या वन्य जीव संरक्षण को लेकर के ये काम करते हैं। यूपी पीसीएस के हिसाब से अशोक कुमार साहू का नाम जानिए, उत्तर प्रदेश से हैं, मेडिसिन के क्षेत्र में हैं। अगर उत्तराखंड आप लोगों ने भरा हुआ है तो प्रेमचंद्र शर्मा का नाम जानिए जो कि उत्तराखंड से आते हैं। इसके अतिरिक्त आपको जानना चाहिए राजस्थान से अर्जुन सिंह शेखावत का नाम, ये साहित्य के क्षेत्र में है, ये साहित्य के क्षेत्र में है। और अगला नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, राम यत्न शुक्ला, ये फ्री में आपको संस्कृत पढ़ाने का काम करते हैं या संस्कृत से संबंधित ये हैं, राइट, और उत्तर प्रदेश से हैं।
चंद्रशेखर सिंह का नाम जानिए, राइट, उत्तर प्रदेश से हैं, कृषि कार्यों को लेकर के। सुधा हरिनारायण सिंह उत्तर प्रदेश की हैं और ये स्टेपल चेस की एथलीट आपको हैं। मृदुला सिन्हा जानिए, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र से हैं, बिहार से। और उषा यादव आपको साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र से हैं, उत्तर प्रदेश से। सारे नाम मत जानिए, जो जो पीसेस आपको देना है बस उतना ही जानिए, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। अगला इन्होंने केंद्रीय बजट दे रखा है, तो बजट के हिसाब से जानिए कि इस साल का जो भारत सरकार का बजट है ये कुछ 34.83 लाख करोड़ रुपए का है, उसको एक बार ध्यान में रखेंगे। और इस बजट में से मैक्सिमम आवंटन किस चीज़ को किया जाता है, तो वो ब्याज को है, उसको ध्यान में रखेंगे। देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 25% आपको 1/4 आपको ब्याज चुकाने में भारत सरकार की तरफ से चला जाएगा पैसा। 2 नंबर पर क्या है, तो रक्षा आता है। देख सकते हैं कि 34 लाख करोड़ रुपयों में से ऑलमोस्ट 10%, 9% आपको रक्षा क्षेत्र से संबंधित है, इसको एक बार ध्यान में रखेंगे। तीसरे नंबर पर आपको खाद्य आपको सब्सिडी होता है, जिसको हिंदी में उद्दीपन या सहायकी बोलते हैं, राइट। और उसमें भी ध्यान देंगे कि खाद्य सब्सिडी सबसे ज़्यादा है, ये नंबर 1 पर है। उससे के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उर्वरकों को सब्सिडाइज करती है दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर पेट्रोलियम को सब्सिडाइज गवर्नमेंट करती है। इसके अतिरिक्त ये भी जानेंगे कि कृषि कार्यों के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, एग्जैक्टली 1.48। इनको अगर मैकेनिकली नहीं भी याद कर पा रहे हैं तो आजकल ऑर्डर अरेंज करने बोल देते हैं, राइट। और उसके बाद शिक्षा कम से कम जरूर जानेंगे कि 93,000 करोड़ का बजट है शिक्षा के लिए। और स्वास्थ्य के लिए आप लोग देखेंगे तो ये आपको 74,600 करोड़ रुपए का है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये कि एक बार अगर ऑर्डर अरेंज किया जाए तो ब्याज 1 नंबर पर है, 2 नंबर पर आपको रक्षा है, 3 नंबर पर आपको खाद्य सब्सिडी है, चौथे पर आपको कृषि और संबंध कार्य है, 5वें पर आपको शिक्षा है, और 6ठे नंबर पर आपको स्वास्थ्य है। अगर प्रमुख योजनाओं की बात की जाए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस योजना को सबसे ज़्यादा फंड करती है, तो सब मत जानिए, बस एक ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा जानिए। ये लगभग 1,11,000 करोड़ रुपए की है। किसान सम्मान निधि, जिसके तहत आपको 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये आपको दिए जाते हैं सरकार के तरफ से, इसके लिए बजट आवंटन लगभग 65,000 करोड़ रुपए का है। और एक बार प्रधानमंत्री आवास सड़क योजना भी जानेंगे, जिसके ऊपर संशोधित अनुमान लगभग 40,500 करोड़ रुपए का है। नहीं भी याद रख पा रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मोर और लेस अपने को एक बार ऑर्डर जरूर याद रखना चाहिए। अगर बजट देखा जाए भारत सरकार का कि पैसा कहाँ से आता है, 100 रुपया अगर भारत सरकार के पास आ रहा है तो कहाँ से वो आ रहा है, 100 रुपया जनरेट कहाँ से हो रहा है, और रुपया जा कहाँ को रहा है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100 रुपये खर्च कर रही है तो उसमें से किस तरीके से पैसा निकल रहा है। रुपया आता कहाँ से है, तो केंद्र सरकार ने राज्यों को या अन्य अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशंस को जो उधार दे रखा है, बाह्य प्लस आंतरिक उधारी, इससे ऑलमोस्ट 36% पैसा आता है, नंबर 1 पर है, इसको जानेंगे। जीएसटी से आपको नंबर 2 पर ऑलमोस्ट 15% पैसा आ जाता है, उसको ध्यान देंगे। नंबर 3 पर आपको इनकम टैक्स है, राइट, इनकम टैक्स है, और ये आपको 14% के आसपास है, उसको जानेंगे। और चौथे पर आपको कॉरपोरेट टैक्स है 13% के आसपास। पहले कॉरपोरेट टैक्स ज़्यादा होता था आयकर के मुकाबले, बट कोविड वगैरह के बाद जो है सो कि या उसके 1-2 साल पहले से ही आपको आयकर ज़्यादा आपको आने लगा है, ठीक है। और ये मैकेनिकली याद रखने का प्रयास करेंगे, 36% आपको उधारी, 15% जीएसटी, 14% इनकम टैक्स और 13% कॉरपोरेट टैक्स या निगम कर। पैसा जाता कहाँ से है, तो वित्त आयोग जो कि आर्टिकल
280 के तहत है। वो बताता है कि केंद्र को राज्यों के साथ कैसे अपने वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करना चाहिए, या आर्टिकल 275 में केंद्र के तरफ से राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान शामिल हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देखेंगे कि ब्याज केंद्रीय सरकार सबसे ज़्यादा देती है। 2 नंबर पर जो टैक्सेशन होता है या अन्य जो रिवेन्यू जनरेट करती है सरकार, उसमें से राज्यों को हिस्सा, तो ये 2 नंबर पर आता है, उसको मार्क करेंगे। और 3 नंबर पर केंद्र सरकार की विभिन्न जो सामाजिक योजनाएं हैं उनकी फंडिंग सरकार करती है, ये तीसरे नंबर पर है। उधार है पैसा आने में, फिर 2 नंबर पर जीएसटी, 3 नंबर पर आयकर, 4 नंबर पर निगम कर। और यहाँ आपको सबसे ज़्यादा ब्याज भुगतान आपको सरकार को करना पड़ता है। 2 नंबर पर करों और शुल्कों में से राज्यों को हिस्सा देना पड़ता है, और 3 नंबर पर इनकी जो खुद की सामाजिक योजनाएं हैं उनको फंडिंग की जाती है, जैसे मनरेगा जैसी योजनाएं हो गई। इसके अतिरिक्त कुछ प्रमुख मंत्रालयों के बजट प्रावधान दे रखे हैं। इसको अपने को डेटा वेटा नहीं याद करना है, बट एक मोटा मोटी दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि इस देश में रक्षा मंत्रालय का बजट सबसे ज़्यादा होता है। और ये लॉजिकल भी है, बिकॉज़ आपको दो हमारे दुश्मन पाकिस्तान और चाइना दोनों फ्रंट पर हैं, तो उनको टैकल करने के लिए हमारे पास एम्पल मैन फोर्स भी होना चाहिए, प्लस नवीन तकनीकी युक्त हथियार भी होने चाहिए। 2 नंबर पर जरूर मार्क करेंगे कि उपभोक्ता मामले हैं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। वाई सो? बिकॉज जितनी भी केंद्र सरकार के तरफ से सब्सिडी जाती है उसको हैंडल करने वाला मंत्रालय यही है, और इसीलिए 2 नंबर पर इसके पास सबसे ज़्यादा आपको वित्तीय आवंटन किया जाता है। 3 नंबर पर गृह मंत्रालय है, जो कि इंटेलिजेंस वगैरह की चीज़ें देख रहा होता है, राइट, कि देश में सब कुछ इंटरनल आंतरिक तौर पर सब कुछ बेहतर चल रहा हो, इसको तीसरे नंबर पर आपको आवंटन किया जाता है। चौथे नंबर पर आपको ग्रामीण विकास है, और 5वें नंबर पर आपको कृषि है। तो इस ऑर्डर को कम से कम हम लोगों को याद रखने का प्रयास करना चाहिए। बजट का जो सार है, कुछ कुछ बातें इन लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट सी दे रखी हैं, इसको अपने को जानना चाहिए। जैसे इस बार टीकाकरण के लिए बजट में 35,000 करोड़ रुपए, 35 के का आपको प्रावधान किया गया है, 35,000 करोड़ रुपए का। उसके अतिरिक्त जानिए कि पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण कार्य अभियान, इन दोनों को आपस में विलय कर दिया गया, बिकॉज इनकी पृष्ठभूमि एक ही थी, राइट, जो कि आपको क्या थी, तो आपको कुपोषण वगैरह को दूर भगाना था, राइट, और इनको मिला करके एक मिशन कर दिया गया, दैट इज मिशन पोषण 2.0। इसके अतिरिक्त जानिए कि वाहन स्क्रैपिंग नीति आई है, और इसमें निजी वाहनों को 20 साल और जो भी कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं उनको 15 साल के बाद आपको उनका फिटनेस टेस्ट होगा, देखा जाएगा कि वो कहीं बहुत ज़्यादा गैसेस वगैरह इमिशन उनके कारण नहीं हो रहा हो, और तब जा कर के अगले चरण में उनको अलाउ किया जाएगा, राइट। और अगर ये टेस्ट नहीं पास कर पाएँ तो स्क्रैप माना जाएगा और उनको रोड पर आपको चलने की इजाज़त नहीं होगी। ये नंबर ज़रूर याद रखेंगे कि निजी जो व्हीकल्स हैं, चूँकि निजी लोगों को सरकार ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहेगी, तो इसीलिए ये नंबर ज़्यादा है, 20 सालों के लिए है, और जो कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं वो आपको 15 सालों की कहानी है। उसके अगले में इस योजना का नाम जरूर जानेंगे, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, दैट इज़ मित्र या मित्रा योजना। किस चीज़ को डेडिकेटेड ये है, तो वस्त्र उद्योग को डेडिकेटेड है, और इसके द्वारा क्या किया जाएगा कि भारतीय जो वस्त्र उद्योग है उसको वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जाएगा, और बड़े स्तर पर निवेश आयोजित किए जाएंगे, आकर्षित किए जाएंगे, और साथ में रोजगार सृजन का भी प्रयास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जानिए कि एक राष्ट्रीय रेल योजना जिसका खाका खींचा गया है 2030 तक के लिए, और ये कम्प्लीटली इंडियन रेलवेज़ को रिवैम्प करेगा, उसका पुनर्गठन करेगा। हर जगह विद्युतीकरण युक्त लाइन्स आपकी होंगी, राइट, और माल ढुलाई जो डेडिकेटेड आपको
फ्रेट कॉरिडोर हैं उनको टारगेट करते हुए एक इन्होंने एक्शन प्लान लाया है और इसकी कालावधि कब तक है, तो इसको जरूर याद रखेंगे, 2030 तक है। उज्ज्वला योजना जिसमें शुरू में 5 करोड़ लोगों को इंक्लूड किया गया था, अगले फेज में 3 करोड़ लोगों को और इंक्लूड किया गया और इस साल 1 करोड़ लोगों तक और इस योजना को एक्सटेंड किया जा रहा है और ये एलपीजी सब्सिडी से संबंधित योजना है। ये एलपीजी आपको गैस चूल्हों वगैरह का वितरण किया जाता है, राइट। तो ये योजना है। इसके अतिरिक्त किसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आईपीओ लाने वाली है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाने वाली है, तो ये भारतीय जीवन बीमा है और इसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेबी के माध्यम से लिस्ट करवाएगी और आपको इसका अब आईपीओ लाया जाएगा। सेबी कब बना है, तो 1988 का बना हुआ है। इसके अतिरिक्त इस साल कृषि कर्ज का लक्ष्य सरकार ने बढ़ा करके 16.5 लाख करोड़ रुपए रखा हुआ है, उसको एक बार देखेंगे। नाबार्ड जो कि ग्रामीण विकास को डेडिकेटेड एक इंस्टीट्यूट है, 1982 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। इसके तहत सूक्ष्म सिंचाई कोष को दुगना करके आपको 5,000 करोड़ रुपए के साथ रखा गया है। इसके अगले में जानेंगे कि 15वां वित्त आयोग जो कि एन.के. सिंह कमेटी, जो एन.के. सिंह हैं इनके अध्यक्ष, उन्होंने क्या बताया है कि 15वें वित्त आयोग के मद के अनुसार सरकार राज्यों के लिए निवल उधार की सामान्यतया उच्चतम सीमा सकल घरेलू उत्पाद के 4% पर नियत करने की अनुमति दे रही है। इसका मतलब कि आपके स्टेट का जो भी जीडीपी होगा उसका मैक्सिमम आप 4% तक उधार ले सकते हैं। एफआरबीएम एक्ट है 2003 का, एफआरबीएम एक्ट है आपको 2003 का, यूपीएससी ने फुल फ्लेज क्वेश्चन पूछा हुआ है। वही बताता है कि कितने प्रतिशत तक आपका राजकोषीय घाटा वगैरह होना चाहिए और उसी के आधार पर 4% तक आप लोन ले सकते हैं। अगला जानिए कि राज्यों को कितना फंड ट्रांसफ़र किया गया है, तो 41% केंद्र की तरफ से फंड ट्रांसफ़र किया गया है। जो 15वां वित्त आयोग था इसने 32% से इस राशि को बढ़ा करके 42% करने की अनुशंसा की थी। केंद्रीय सरकार ने इसको माना भी था। हाउएवर J&K और लद्दाख अभी आपको 2 यूटीज़ बना दिए गए हैं और इनकी हिस्सेदारी आपको जो केंद्रीय कर था उसमें 0.85% बन रही थी, तो वही 42% में से 1% माइनस करके 41% का जो फंड है वो आपको सरकार ट्रांसफ़र कर रही है। इसके अतिरिक्त और क्या आपको जानने की ज़रूरत है, तो आर्थिक समीक्षा में से देखेंगे। बजट के पहले एक आर्थिक समीक्षा आती है, इससे भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। देखिए, इस टर्म को ज़रूर जानिए कि कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद भारत ने जीवन और आजीविका की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया और महामारी के फैलने को लेकर के व्यापक अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए हैंसन और सार्जेंट के अनुसंधान को लागू किया गया, राइट। तो किसकी आपको कार्यविधि इस्तेमाल में लाई जा रही है, जॉब क्रिएशन वगैरह के लिए या सोशल सिक्योरिटीज़ के लिए, तो हैंसन और सार्जेंट योजना, इसको ज़रूर याद रखें। उसके अतिरिक्त वी आकार में आपको आर्थिक विकास की बात आर्थिक समीक्षा में की गई है, उसको भी ध्यान में रखेंगे। उसके अतिरिक्त जानेंगे कि 2020-21 की जो पहली तिमाही है उसमें जीडीपी में 23.9% की कमी आई है और दूसरी जो तिमाही थी उसमें आपको 7.5% की कमी आई। ये पहली तिमाही वाला खास तौर से ज़रूर याद रखेंगे बिकॉज कोविड के कारण ऑलमोस्ट 24% की कमी आपको जीडीपी में आई है। और कौन सी वाली तिमाही में आई है, तो एग्जैक्टली ये आपको
पहली तिमाही में ही आ गई थी। इसके अतिरिक्त वैश्विक आर्थिक उत्पादन में भी 3.5% की कमी की बात की गई है कि वैश्विक उत्पादन भी आपको लगभग 3.5% कम हुआ है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने आर्थिक समीक्षा में माना है कि 2020-21 में जो भारत की जीडीपी रहेगी वो 7.7% कम रहेगी, माइनस है 7.7%, इसको भी जानेंगे। इसके अतिरिक्त जानेंगे कि कृषि क्षेत्र में आपको विकास दर पॉजिटिव रही और 3.4% थी, बिकॉज कोविड के कारण बहुत सारे कामगार, बहुत सारे सीमांत वर्कर अपने अपने गांव में लौट आए, तो कृषि एकलौता ऐसा क्षेत्र था जिसमें आपको सकारात्मक वृद्धि दर देखने को मिली है। वहीं उद्योग और सेवा में आपको क्रमशः 9.6%, उद्योग में 9.6 और सर्विस सेक्टर में 8.8% की कमी आई है। ज़्यादा उद्योग में आई है, इसको ध्यान में रखेंगे, बिकॉज बहुत सारे मैक्सिमम उद्योग धंधे आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है उत्पादन वगैरह करने के लिए, लेकिन सर्विस सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें अभी टेलीकॉम सेक्टर से भी कनेक्ट हो रखी हैं, तो इसीलिए उद्योग में आपको ज़्यादा नकारात्मक वृद्धि और आपको कम नकारात्मक वृद्धि सेवा क्षेत्र में देखने को मिली है। ये वी आकार जरूर मार्क करेंगे कि वी आकार के हिसाब से आपको इकोनॉमी ग्रो कर रही है। इसके अतिरिक्त ये मार्क करेंगे कि 2020 का जो वैश्विक नॉन-मेश इंडेक्स है, जो इनोवेशन इंडेक्स है, उसमें भारत शीर्ष 50 में जगह बनाया है। और एग्जैक्ट भारत की 2020 में रैंकिंग कौन सी है, तो 48वीं रैंकिंग है, इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसका मुख्यालय आपको गुरुग्राम में है, इसने 2 नई पहलें शुरू की हैं। एक का नाम है विश्व सौर बैंक, वर्ल्ड सोलर बैंक, और दूसरी पहल का नाम है एक सूर्य एक विश्व और एक ही ग्रिड। तो ये दोनों इनिशिएटिव्स किनके हैं, तो ये आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हैं, और इन दोनों का नाम भी अपने को याद रखना है। इसके अतिरिक्त ये जानेंगे कि जो GNI है वो भारत में 2019 में कितना है, तो $6681 है, उसको देखेंगे। और जीवन प्रत्याशा आपको 2019 में अप्रॉक्सीमेटली 69.7 ईयर्स हो गया है, इसको भी देखेंगे। इसके अतिरिक्त नोबेल प्राइजेस तो जैसे इस साल वाले भी आ गए हैं, लेकिन इसमें आपको 2020 के नोबेल प्राइजेस लिखे हुए हैं, उनको देखेंगे। अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ मिला है 2 अमेरिकियों को, एक तो मिलग्रोम है और एक विल्सन है, बस इतना भी याद रखेंगे, विलग्रोम और विल्सन, और इनको नीलामी के सिद्धांत के लिए मिला हुआ है। याद रखना बहुत आसान है कि जो भी सन होंगे, बेटे होंगे, वो घर की पैतृक संपत्ति ग्राम ग्राम तक नीलाम कर देंगे। मिलग्रोम, विल्सन और नीलामी के लिए इनको मिला हुआ है। इसके अतिरिक्त आपको विश्व खाद्य कार्यक्रम को भी मिला हुआ है, राइट, शांति वाला। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसने बहुत अच्छे से आपको काम किया हुआ है, खासतौर से डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में। उसके अगले में देखेंगे साहित्य का नोबेल किनको मिला हुआ है, तो अमेरिका की आपको कवित्री हैं और इनका नाम है लुइस ग्लक। लक है, लक से इनको मिल गया है, अमेरिका की हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त रसायन शास्त्र में देखेंगे आपको किनको मिला हुआ है, तो इमैनुअल को मिला हुआ है जो कि आपको फ्रांस की हैं, और जेनिफर को मिला हुआ है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हैं। इन लोगों को मिला किस चीज़ के लिए है, तो जीनोम एडिटिंग के लिए इनको मिला हुआ है, ठीक है। जीनोम एडिटिंग से ही संबंधित आजकल एक टर्म काफ़ी चर्चा में है जिसको क्रिस्प कहते हैं या Cas9 कहते हैं, जो कि जेनेटिक सीजर होता है। जो भी अवांछित जीन्स होते हैं उनको काट करके निकाल दिया जाता है, या फिर आपको नए जो भी वांटेड जीन्स होते हैं उनको ऐड कर दिया जाता है।
इसके अतिरिक्त ये भी जानेंगे कि नोबेल प्राइज़ दिए क्यों जाते हैं। तो स्टॉकहोम में जन्मे थे आपको डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल। अपने समय के मोस्ट इनोवेटिव आदमियों में से इनको गिना जाता है। डायनामाइट का आविष्कार करके इन्होंने बहुत सारा पैसा वैसा कमाया हुआ था और उसी पैसे से उन्होंने एक नोबेल फाउंडेशन बनाया है। किस ईयर? तो 1900 में। उन्होंने बेसिकली भौतिक शास्त्र में, रसायन शास्त्र में, चिकित्सा शास्त्र में, साहित्य और शांति के क्षेत्र में नोबेल की प्राइजेस की बात की थी। आगे जाकर के अर्थशास्त्र का जो नोबेल प्राइज़ है इसका कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है 1968 में। स्वीडन का जो केंद्रीय बैंक है रिक्स बैंक उसके द्वारा, और पहली बार आपको 1969 में ये दिया गया है। जो नोबेल शांति पुरस्कार है ये आपको विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया है और इनका मुख्यालय रोम इटली में है। इसको एक बार अपने को जानना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो भौतिक विज्ञान का नोबेल प्राइज़ है वो मिला हुआ है रोजर पेनरोज को, जो कि यूनाइटेड किंगडम के हैं। रेनहार्ड गेंजेल को, उनको मिला हुआ है, ये यूएसए के हैं। और एंड्रिया गेज, ये भी यूएसए के हैं। क्यों मिला हुआ है उसको देखते हैं। तो जो रोजर पेनरोज हैं उनको ब्लैक होल निर्माण के लिए आपको उससे संबंधित इनकी थ्योरीज हैं, इतना जानिए। जबकि जो रेनहार्ड और एंड्रिया गेज हैं इनको अत्यधिक घनत्व वाले पदार्थ, सुपर मासिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए दिया गया है। वहीं चिकित्सा के क्षेत्र में हार्वे जे अल्टर को मिला है, ये यूएसए के हैं। माइकल ह्यूटन को मिला है जो कि यूनाइटेड किंगडम के हैं। और चार्ल्स एम राइस को मिला है और जो कि यूएसए के हैं। इन तीनों को किस चीज़ के लिए मिला हुआ है? तो हेपेटाइटिस सी के वायरस से संबंधित शोध के लिए दिया गया। अगला जानिए कि 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया। तो ये गोवा में ही होता है, गोवा की राजधानी पणजी में। फोकस देश इस बार कौन सा था? तो बांग्लादेश था। शुभारंभ किस फिल्म के साथ किया गया है? तो एनदर राउंड डेनमार्क की फिल्म है उसके साथ। और आपको समापन किसके साथ किया गया है? तो वाइफ ऑफ अ स्पाई, ये जापान की फिल्म है उसके साथ। इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार होता है उसको गोल्डन पिकॉक पुरस्कार बोलते हैं, जो दिया गया है इनटू द डार्कनेस को। और ये आपको द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसके अतिरिक्त जानिए कि महोत्सव में हिंदी और बांग्ला सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता विश्वजीत चटर्जी को इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। ठीक है।